हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई एस। माई नेम इज़ इशी एंड इस वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, क्योंकि सब मैंने पहले करवा दिया है, बस पार्ट 2 बचा हुआ था। सो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सूरत की। तो सूरत क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, प्लेस भी था, कॉमर्शियल सेंटर भी था मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड के टाइम पर। बट धीरे धीरे ये डिक्लाइन के फेज में चला गया। कैसे गया उसी के बारे में बात करते हैं। सो इसकी लोकेशन जान लो पहले। अलॉन्ग विथ कैम्बे, आप प्रेजेंट डे इसको खम्बत के नाम से भी जानते हो, और लेटर अहमदाबाद। एंड उसके बाद आप देखोगे, अच्छा सूरत की इंपॉर्टेंस ऐसे समझो कि अगर किसी को, ये बेस्ट नहीं वेस्ट है, ठीक है, अगर किसी को वेस्ट एशिया जाना होता था, या फिर अगर किसी को मक्का मदीना सुना है ना, वहाँ जाना होता था, तो उसके लिए शिप्स जो थी वो सूरत से ही निकलती थी वाया द गल्फ ऑफ ओर्मुस। ओके। तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज़ जो है, डच एंड इंग्लिश, उन्होंने अपने वेयर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया, वहाँ पे बिल्ड किया। कहाँ पे? सूरत में। एंड यू विल सी सूरत ना एक बहुत ही कॉस्मोपोलिटियन सिटी हुआ करता था। कॉस्मोपोलिटियन इन द सेंस कि वहाँ पे हर कास्ट और हर क्रीड के लोग रहा करते थे। ओके। एक इंग्लिश क्रॉनिकल है ऑविंगटन, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, उन पोर्ट ऑफ सूरत के बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में अगर कभी शिप्स मौजूद रही हैं तो वो पर डे 100 शिप्स तो रहती ही थी, उससे कम होती ही नहीं थी। सोचो कितना इंपॉर्टेंट था सूरत एट दैट टाइम। वहाँ पे रिटेल एंड होलसेल शॉप्स भी हुआ करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स ये लोग सेल किया करते थे, मतलब ट्रेड हुआ करता था नॉर्मली, आप ऐसे समझो तो। और जो सूरत था ना, वो फेमस था जारी बॉर्डर के लिए। जारी इन द सेंस कि कोई कपड़ा होगा, उस पर आपने गोल्डन लेस वाली बॉर्डर लगा दी, उसको ये लोग जारी बॉर्डर के नाम से जानते थे। मतलब जारी एक तरीके का की आप कह सकते हो कलाकारी है, ठीक है, प्रिंट यू कैन से। और फिर ये जाता था वेस्ट एशिया, अफ्रीका में जाता था, वेस्ट एशिया में जाता था, यूरोप में जाता था। इनके जो टेक्सटाइल थे वो इंटरनेशनली ट्रेड किए जाते थे। देन आप देखोगे कि यहाँ पे काठियावाड़ स्टेट्स हुआ करते थे, महाजन्स हुआ करते थे, उनकी जो बैंकिंग हाउसेस हुआ करती थी सूरत में, जिसको ये लोग हुंदीस कहा करते थे। नाउ ये हुंदीस क्या होता है? देखो, आप ऐसे समझो कि आपने किसी ऑथराइज्ड पर्सन को लोन दे दिया, उनको पैसे दिया है, उसको छोड़ो, आप ऐसे समझो, आप बैंक गए, बैंक को आपने पैसे दिए, ठीक है, बदले में बैंक आपको एक पास देगी। ऐसा यूजुअली करती नहीं है, मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, फिर बैंक आपको एक पास देगी और आप उस पास को दिखा करके, ये यहाँ पे कायरो जरा बनाना, तो कायरो है ये, आप उस पास को दिखा करके वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर उसके बदले में आपको इफ़ पैसे की नीड है तो आप पैसे ले सकते हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। उसके बाद आप देखोगे कि सूरत का डिक्लाइन शुरू हुआ कब? 17th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। क्योंकि जब तक मुगल एम्पायर पावर पे था तब तक सूरत की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी बनी हुई थी। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ वैसे सूरत की इंपॉर्टेंस भी ख़त्म होने लगी। दूसरा जो सी रूट्स था ना, वहाँ पे पोर्टुगीज़ ने कंट्रोल कर रखा था। पोर्टुगीज़ वर वेरी 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 क्रूअल, इतने वाहियात लोग थे वो लोग, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, कि अगर कोई ट्रेड करके आ रहा है ना, इंटरनेशनल लेवल पे कोई जा रहा है ट्रेड करने के लिए, वो सी के थ्रू आ रहा है शिप्स को लेकर के, तो वो लोग लूट मार कर लेते थे उसी सी में ही। एंड फिर अगर आपने उनको अपना जो भी आप कमा के लेके आए हो एज ए ट्रेड, जो भी आपने करके लेके आया, जो भी कमाया, अगर आपने नहीं दिया तो वो लोग आपको मार देंगे। इतने मतलब वाहियात किस्म के लोग हुआ करते थे पोर्टुगीज़, इस वजह से भी। एंड फिर आप देखोगे ना कि बॉम्बे पोर्ट भी इस्टेब्लिश हो गया था, मतलब वो भी उसका भी उद्भव होने लगा था। तो आप देखो, जब मार्केट में जब एक ही तरीके की दो चीज़ आ जाएगी ना, तो पहले वाले की डिमांड ऑटोमेटिक कम होने लगती है। वो नए वाले जब ग्रो करता है ना, तो पहले वाला वैसे ही कम हो जाता है, धीमी पड़ जाती है उसकी गति, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन आप देखोगे कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो सूरत से शिफ्ट कर ली अपनी जो कंपनी थी ना, वो बॉम्बे। कब? कंपनी की जो हेडक्वार्टर्स थी वो बॉम्बे में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिफ्ट कर ली। कब? 1668 में। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सूरत एकदम ही बकवास हो गया। ठीक है, आज भी ठीक है, बट अगर आज आप कंपेयर कर रहे हो उस टाइम से, तो सूरत उस टाइम का ज़्यादा बेटर था आज से। बट स्टिल आज भी ये बसलिंग कॉमर्शियल सेंटर के नाम से जाना जाता है, अच्छा खासा कॉमर्शियल सेंटर है आज भी। बात करते हैं मसूलीपट्टनम के बारे में। इसको हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, आप इसको फिश पोर्ट टाउन कह सकते हो, पिया बना लेना यहाँ पे। एंड ये डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, आप देखो, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप एक एस्पिरेंट हो, आपको मैपिंग पता होना चाहिए, कहाँ पे कृष्णा रिवर कहाँ से बहती है, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको टोटल सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा सकती। ओके। सो
अब प्रोवाइड तो करवा ही रहे हैं ना, इतना एनालिटिकल वे में समझा रहे हैं, बट आपको थोड़े से खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ वहाँ पे, अभी मसूलीपट्टनम के बारे में बात करते हैं। 17th सेंचुरी के आसपास ये भी काफ़ी अच्छा एक कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था। डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने मसूलीपट्टनम पे कंट्रोल करना चाहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट था। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का पोर्ट वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आंध्र कोस्ट का जो पोर्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट फाइनली ये डच के हाथ में आया था, एंड मसूलीपट्टनम ने एक डच ने, नॉट एक डच नहीं, मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट बनाया था डचेस ने। ठीक है, अगर किसी को उस फोर्ट का नाम पता हो तो आप ज़रा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हो गई ना कि वहाँ पे रूल कर रहे थे कौन? शाही रूलर्स थे। तो वहाँ के जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उनको ये पसंद नहीं आया कि उनके ही घर में आके, मतलब उनके स्टेट में आकर के ये लोग बिना पूछे फालतू का ट्रेड किए जा रहे हैं। लोग अपने मन से जो मन में आया कर रहे हैं लोग, एंड इन्होंने फोर्ट भी बना लिया। सबसे बेकार बात उनको ये लगी कि पूछा भी नहीं, फोर्ट भी बना लिया मेरे एरिया में। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेड को ना मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया। बेसिकली इन्होंने टेक्सटाइल को, स्पाइसेस को, सबको मतलब अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। एंड अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर पैसे दो, फिर ट्रेड करो। ऐसा कुछ हुआ करता था, मतलब ऐसा कुछ किया उन रूलर्स ने। ऐसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ। एंड उस टाइम पे आप देखोगे कि ऐसा थोड़ी है कि बस डचेस एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही आ रहे थे। बहुत सारे लोग थे, जैसे कि गोलकोंडा के नोबल्स भी थे, पर्शियन मर्चेंट भी थे, तेलुगु कोमाटी भी थे। एंड उसके बाद आप देखोगे कुछ चेटीज़ भी हुआ करते थे, एंड ऑफकोर्स यूरोपियन ट्रेडर्स तो थे ही। उन्होंने मसूलीपट्टनम को बिल्कुल ही प्रॉस्परस एंड पॉपुलस बना दिया था। अब देखो, जैसे ही मुगल्स की पावर हुई ना गोलकोंडा में, तो उन्होंने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब एक गवर्नर था, मीर जुमला। ठीक है, आप नाम याद रखना, मीर जुमला करके उसका नाम था। उन्होंने उसको मर्चेंट बना के भेजा। एक्चुअली वो मर्चेंट एंड ट्रेडर वो पहले से ही था, तो उन्होंने उसको भेजा। एंड इसने क्या किया, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, लड़ाई करवा दी एक दूसरे की। सो फाइनली आप देखोगे कैसे भी करते करते मुगल्स ने, मीन्स औरंगज़ेब ने 1686 से लेकर के 1687 के बीच में जो मुगल एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने गोलकोंडा पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एंड यू विल सी, इस वजह से यूरोपियन कंपनीज़ को लगा कि यार अब अपना एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? कि पहले सूरत पे आए, फिर मसूलीपट्टनम पे आ रहे हैं, तो इनको ये समझ में आया कि हम यहाँ पे तब तक अपने हिसाब का काम नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पे किसी और का राज चले। तो हमें ऐसा एक ऐसा एक जगह ढूंढना चाहिए, ऐसा एक प्लेस ढूंढना चाहिए, स्टेट वगैरह जो कुछ भी आप बोलो, जो कि जहाँ पे हम अपना पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू तीनों कंट्रोल हम लोग अपना स्टैब्लिश कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या ढूंढा? प्रेजेंट डे का कोलकाता, पहले के टाइम पे कैलकाटा कहा जाता था, आज का मुंबई, उस टाइम का बॉम्बे, उस टाइम का मद्रास, एंड आज का चेन्नई। वही बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास इन्होंने ढूंढा। एंड यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर आ जाते हैं इसके बारे में, तो फिर अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम वगैरह में। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 जगह थी जहाँ पे इन लोगों ने अपना पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी, एंड ऑफकोर्स रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। एंड यहाँ पे इन लोगों ने अपनी अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। बात करते हैं न्यू ट्रेडर्स एंड न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में। देखो, 16 एंड 17 सेंचुरी में ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल का सर्च कर रही थी। कहने का मतलब है कि उसका ट्रेड कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसी के सर्च में वो लोग इधर आए थे, अपने इंडिया में आए थे। तो इस वजह से ना ये यूरोप में और वेस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी हम लोग गेन कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ आर टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस। तो जो इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, उन्होंने अपनी कंपनीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़, ये लोग आए थे ना, मतलब ये सारी यूरोपियन कंपनीज ही थी। तो ये लोग इंडिया में आई थी ओनली फॉर ट्रेड पर्पस इन द ईस्ट। तो क्या, तभी तो इनको कहा जाता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो ये लोग इधर ट्रेड कर रहे थे। अब इनिशियली क्या होता है ना, उधर इंडियन ट्रेडर भी तो हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि यूरोपियन कंपनी आ गई तो इंडियन ट्रेडर्स गायब हो जाएंगे। वो भी तो थे, हमारे इंडियन लोग भी थे भाई। सो क्या होता है, एक ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ़्फ़ार एंड विरजी वोरा करके। आप नेम्स देख लो, इधर नेम मैंने लिखा है, देखो ये। ठीक है, इनका क्या सीन था उस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पोर्तुगीज़ थे ना, उनकी नेवल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारी शिप्स वगैरह बनाई, एंड इन्होंने सोचा कि हम इनको कॉम्पिटिट कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का टोटल ये मतलब है ना कि जब ये लोग डोमिनेट कर रहे थे हमारे इंडियन ट्रेड को, हमारे सीज़ को, तो ऐसा नहीं था कि इनको रोकने की कोशिश नहीं करी गई। कोशिश करी गई, बट कुछ मिला नहीं, हाथ में कुछ आया नहीं, वो लोग फेल हो गए।
वो लोग इन द सेंस इंडियंस की बात कर रहे हैं हम। तो बहुत सारे लोगों ने कॉम्पिटिट किया है, जिसमें से एक नाम है ये मुल्ला अब्दुल एंड ऑफ कोर्स वीर जी, जो भी नाम है इनका, आप नेम्स आपको याद रखना पड़ेगा। सो इन लोगों ने कॉम्पिटिट किया, बट यूरोपियन कंपनीज़ के नेवल पावर के आगे इनकी पावर कुछ भी नहीं थी, एंड इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। एंड बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो उनके अगेंस्ट आई एम सेइंग सॉरी, अगेंस्ट नहीं, उनके अंडर में रह के हमारे इंडियन ट्रेडर्स को काम करना पड़ा, जस्ट बिकॉज पता है ये यूरोपियन कंपनीज ना बहुत ही वाहियात टाइप की थी। मतलब अगर कोई प्यार से मान रहा है तो ठीक है, वरना मार से मनाओ, मार से भी नहीं मान रहा तो फिर पैसे के लालच में मनाओ, कैसे भी करके ये लोग मना लेते थे। सो कुछ लोग खुशी खुशी इनके अंडर में काम करते थे, कुछ लोग ज़बरदस्ती इनके अंडर में काम करते थे, ठीक है। अल्टीमेटली यू विल सी, जो इंग्लिश थी ना, इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डच एंड फ्रेंच, जो इंग्लिश थे वो काफ़ी अच्छा खासा इमर्ज हुए एज अ सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंड यू विल सी, जो बहुत अच्छे जो टेक्सटाइल्स थे उसके वजह से ना, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इंडिया से सामान ले जाके अपने यूरोप में सेल करते थे, तो यूरोप में हमारे जो इंडियन गुड्स थी ना उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा, एक हद से भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इंडिया में स्पिनिंग, वेबिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब भी एक्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा अब चाहिए ना। जब उधर डिमांड बढ़ रही है तो उधर तो आप जब क्लास 8 में जाओगे ना तो वहाँ पे आप इंडिगो प्लांटेशन पढ़ोगे, डाई वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो उधर ऐसी क्लाइमेट, उधर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि आप उधर इंडिगो प्लांटेशन लगाओ, आप कुछ और प्लांट करो, ठीक है। तो वैसा उसके लिए ट्रॉपिकल जोन चाहिए होता है, शायद ट्रॉपिकल टेम्परेट, जो भी है आपको मैं क्लास 8 में पढ़ाऊँगी, ठीक है। बट उधर वो एनवायरनमेंट नहीं था, एटमॉस्फेयर उधर नहीं था। सो बेसिकली ये इट्स हमारे जो नॉर्थन वाला जो नॉर्थ इंडिया है ना, बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा ये सब होता था। सो ये लोग क्या करते थे, अब उधर डिमांड बढ़ा, ये लोग हमारे पेजेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आप बनाओ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। अब पेजेंट्स पहले पहले खुश हुए कि उनको पैसे मिल रहे हैं, चलो ठीक है पैसे मिल रहे हैं ना, हमें क्या, हमें तो बस बना के देना है इनको। धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब ये लोग, वो होता है ना कि जब किसी के पास पैसा एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर वो सब चीज़ों को डोमिनेट करने लगता है। तो यही उन लोगों ने भी किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने आए वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, अब हमारे पेजेंट्स को इन लोगों ने यू कैन से धमकी देना शुरू कर दिया। आप कह सकते हो एकदम इनिशियली, एकदम स्टार्टिंग में धमकी नहीं दिया, पहले तो इनसे अपने बोला कि आज से तुम वही बनाओगे जो हम कहेंगे तुमसे। मतलब हम कह रहे हैं कि इतना तुमको वीविंग वाला प्रोसेस करना है, इतना स्पिनिंग वाला प्रोसेस करना है, तब जाके क्लोथ्स बनाना है, तो मुझे उतना चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग। सो स्टार्टिंग में इन लोगों को ठीक लगा कि पैसे मिल रहे हैं सब कुछ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि पेजेंट्स के ऊपर ना बर्डन होने लगा, पेजेंट्स पे भी, जो क्राफ्ट पर्सन थे उन पे भी, आर्टिसंस थे उन पे भी, ठीक है। खेती की बात हो चाहे कपड़े की, बात एक ही थी। इंडियन पेजेंट्स पे, इंडियन क्राफ्ट पर्सन पे, इंडियन आर्टिशंस पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। उसके बाद इन लोग की ना, आप कह सकते हो कि लिबर्टी ख़त्म हो गई। वो लोग उनके हैंड से, मतलब उनके हाथ में चले गए लोग, उनके उनके ही अकॉर्डिंग काम करने लगे लोग। तो ये हुआ। आप कह सकते हो ना कि बेसिकली कंपनी के आप एजेंट बन गए थे, जो कंपनी बोलेगी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पिटाई खाओ, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 18 सेंचुरी में, मैंने बॉम्बे के बारे में पहले ही बताया था, 17 सेंचुरी के लास्ट टाइम पे। तो जब 18 सेंचुरी आएगा तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एक अच्छी खासी सिटीज़ बन के उभरेंगी। मैंने इसके बारे में बताया था कि ये वही नई नई इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जहाँ पे ये लोग चाह रहे थे पॉलिटिकली कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये तीनों काफ़ी अच्छी खासी डेवलप करके आगे आएंगी, क्राफ्ट में, कॉमर्स में काफ़ी सारी चेंजिंग आई थी। अच्छा अभी देखो एक अच्छी वाली, मतलब ख़राब वाली बात, अच्छी तो यूरोपियन के नज़र से है, बट ख़राब वाली हमारे नज़र से है। क्या हुआ था इन 3 सिटीज़ में, जो यूरोपियंस थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, उन्होंने क्या कर रखा था कि 2 टाइप के हाउसेस बनवाए थे। एक तो हमारे इंडियन से काम करवा रहे हैं, हमारा ही पैसा खा रहे हैं, पैसा नहीं खा रहे हैं लेकिन मेहनत तो हमारा ही खा रहे हैं ना, तभी तो पैसे मिल रहे हैं, तो हमारा पैसा ही खा रहे हैं वो, ठीक है। तो जो इंडियंस जो थे ना, जो नेटिव इंडियंस थे, इंडिया के रहने वाले लोग थे, एंड बेसिकली वो ना रेशियल सुपीरियॉरिटी उनमें बहुत थी, इंडियंस में नहीं, यूरोपियंस में। तो उन लोग का ऐसा माना था कि आप लोग ब्लैक पीपल हो, आप लोग इंडियंस हो, तो आपके लिए नॉर्मल सा घर बनेगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वाहियात तरीके का घर बना देते थे, जिसमें इंडियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ठीक है। एक छोटा छोटा घर हुआ करता था, उसमें हमारे क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशंस वगैरह रहा करते थे। एंड खुद जो वाइट जो लोग हुआ, वो लोग अपने आप को वाइट पीपल कहते थे, भाई मतलब हम लोग गोरे लोग हैं, ठीक है। यूरोपियंस की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग ऐसा कहा करते थे। सो वो लोग खुद ही एक बहुत ही बड़े बड़े फोर्ट में रहा करते थे, जैसे कि मद्रास का फोर्ट आप देखोगे सेंट जॉर्ज करके है, कलकत्ता में इन लोगों ने एक फ़ोर्ट बनवाया, फोर्ट सेंट विलियम करके। ज़रा बताना तो ये सेंट विलियम किसने बनवाया था, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। तो ऐसे आपको अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे इन लोगों ने डोमिनेट किया इंडिया को, उसके ट्रेड को, हर एक चीज़ को। सो यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है, और ये चैप्टर लगा कैसा, ज़रा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और ऑफ़ कोर्स आप हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आगे इसके
कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर बीइंग लेट, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लेट हो गया मुझे, बट आगे से मैं पक्का कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स सर को कॉन्टैक्ट कर लो, जस्ट कॉपी पेस्ट करो नंबर को एंड व्हाट्सअप कर दो, सर रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।